हेलो, मैं ऑडिबल टू एवरीवन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे काउंटेबिलिटी से रिलेटेड। तो बाकी के जो क्वेश्चन थे डिफरेंशियल इक्वेशन का वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो। तो पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? सिंपल ऑर्डर एंड डिग्री पूछा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होती है उसको ऑर्डर बोलते हैं, और डिग्री जो उसका पावर रहेगा उसको डिग्री बोलते हैं। बट आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन, मतलब उसमें कोई भी रेडिकल्स मतलब ऐसे रूट वाले टर्म्स नहीं रहने चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, जैसे यहाँ पे -3/2 है, तो ये ऐसा -3/2 कुछ होना नहीं चाहिए। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगी उसको ऑर्डर बोलते हैं, और इसके ऊपर जो पावर रहेगा उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है d² by dx², और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तब अपने को उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो अपने पास गिवन क्या दिया है? d² अपॉन d² y अपॉन dx² -3/2 = 0। अब इसको जब वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -3/2 d² y अपॉन dx², और -3/2 में -1 करेंगे तो -5/2, और ये डबल डेरिवेटिव इसको फिर से करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा y ट्रिपल डैश = 0। तो ये आ गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार ये कांस्टेंट इसको तो बाहर ले लेते हैं। जब मैं इसको एज इट इज रखूंगा तो ये मेरे पास d² y अपॉन dx² -5/2, ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा इसका फोर्थ डेरिवेटिव। अब ये तो बाहर था, उसके बाद अब इसको एज इट इज रखेंगे, मतलब प्लस ट्रिपल डैश, और इसका अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा अपने पास -5/2 d² y अपॉन dx², और -5/2 में -1 ऐड करेंगे तो -7/2। और उसके बाद जब इसका फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डबल है, मतलब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव, और ये ऑलरेडी एक है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रिपल डैश का, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो ट्रिपल डैश का स्क्वायर। तो पहले इसको वन टाइम डिफरेंशिएट किए, फिर यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? सुनो, ये इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको वन टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये कुछ ऐसा है ना, x⁴n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? n इंटू x⁴n-1, तो ये पूरा टर्म हो गया। अब ये जो x रहता है, अगर सपोज यहाँ पे कोई f(x) ले लूँ, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो मतलब इसका जब फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये y डबल डैश है, तो जब इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? y ट्रिपल डैश। क्लियर है ये? अब उसके बाद यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगा है, मतलब इसको एज इट, ये तो कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिए, इसको एज इट इज रखें। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 3 टाइम्स दिया है, इसको फिर से करेंगे तो 4 टाइम्स। अब कि इसको ऐसे ही रखेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर से इस फॉर्म का है, तो n जो भी रहेगा यहाँ पे f(x)n-1, और फिर उसके बाद f(x) का फिर से लेंगे, तो ये y डबल डैश का फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ट्रिपल डैश, तो 2 ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? y ट्रिपल डैश का स्क्वायर। ये कांस्टेंट इसको ये साइड लेके आ जाएंगे 0। अब यहाँ पे देखो, ये -5/2 है, ये -7/2 है। एक काम करता हूँ, ये जो भी टर्म है ना, मैं इसको
मान लेता हूँ सपोज ये मेरे पास a है, तो मैं इसको a⁷ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या, ये जो -7/2 है और +7/2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा यहाँ पे, d²y/dx²। जब इसको मैं 7/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, -5/2 7/2। तो 7 - 5 2/2। तो इसके ऊपर पावर क्या होगा, सिर्फ 1 पावर होगा। ये एज इट इज ट्रिपल डैश का स्क्वायर -5/2 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब इसमें कोई रेडिकल्स नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो इसमें सिंपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, अरे इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 4, उसके ऊपर पावर क्या आ रहा है 1। तो देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 4 एंड डिग्री इज इक्वल टू 1। इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? जस्ट इसका डेरिवेटिव करना था कि सिंप्लीफाई करने पे इसका ऑर्डर 4 आ गया, डिग्री 1 आ गया। क्लियर है सबको ये? हेलो, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑर्डर 4 एंड डिग्री 1। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। मतलब एक फैमिली दिया है सर्कल का, और वो कैसी फैमिली है, जो वाई एक्सिस को टच करती है एट दी ओरिजिन पे। मतलब वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। ऐसे जितने भी सर्कल के फैमिली होंगे उनका यूज करके क्या बनाना है अपने को, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करना। प्रोडक्ट टर्म में डिग्री डिफाइन होती है कैसे? नहीं, नहीं डिफाइन होता। हेलो, क्या क्या? नहीं नहीं, समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट टर्म में, हाँ हाँ, सुनो, जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं ना, हाँ ध्यान दो। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सुनो, जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं कि कोई भी y का टर्म और उसका डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, बस। बाकी ऑर्डर डिग्री के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। बस वहां पे कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए, ऐसे ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए, e⁻y ये टाइप के नहीं होने चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी आएगा तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। वो जो प्रोडक्ट वाला है ना, वो सब तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस करते हैं हम लोग, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव आपस में प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अपने को एक सर्कल लेना है जो y एक्सिस को कहाँ टच करता है, y एक्सिस से बोला है ना, द डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस। ये अपने पास y एक्सिस है, इसको कहाँ टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो ऐसे जितने भी सर्कल होंगे उनका फैमिली। तो अगर अब मैं इसको डिफाइन करूं, तो ये सपोज मेरे पास सेंटर है, तो इसका सेंटर क्या होगा, सपोज ये डिस्टेंस मेरे पास कुछ r है, तो यही मेरा ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये r0 आ जाएगा, या फिर इसको a ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर है सबको ये इक्वेशन हो गया एक ऐसा सर्कल जो y एक्सिस को टच कर रहा है, और कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो एक काम करता है, इसको मैं सेंटर ले लेता हूँ। तो सेंटर ये डिस्टेंस कितना a, तो सेंटर क्या हो जाएगा मेरे पास a, और y कितना आ रहा है 0। तो ये सेंटर है, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर अपने पास सेंटर गिवन है और उसका रेडियस भी गिवन है, ये रेडियस आ जाएगा सर्कमफेरेंस से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये अपने पास रेडियस भी कितना आ जाएगा a स्क्वायर। ये क्लियर है सबको इक्वेशन? तो ये अपने पास एक फैमिली होगी सर्कल की जो टच करता है y एक्सिस को ओरिजिन पे। अब इसमें कितने कांस्टेंट यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक ही कांस्टेंट यूज हो रहा है, वो भी a।
तो अगर एक कांस्टेंट यूज हो रहा है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कितने टाइम करते हैं, सिर्फ एक ही बार अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस ए, ये तो इसको सिर्फ वाई स्क्वायर लिख दो, तो ये आ जाएगा 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y इंटू क्या हुआ क्या हुआ, हाँ 2 2 2 पूरा कैंसिल, ठीक है 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए ना। अब ये a मिल गया ना, अपने को करना क्या रहता है, सिर्फ कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई इंटू वाई डैश। तो देयर फोर एक्स माइनस ए के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे, x प्लस वाई इंटू वाई डैश का, रुको रुको, इसके प्लेस पे डायरेक्ट ये लिख दो, माइनस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a के प्लेस पे क्या लिखना है, x प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू वाई डैश एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ये वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हेलो हेलो, ये इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई डैश, और ये वाला वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2y इंटू, इसको एक्स को लिख देते पहले, y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको ये, तो ये वाला अपना आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई टाइम्स वाई डैश। समझ में आया सबको, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करना था बस, और कांस्टेंट को, एक कांस्टेंट है तो इसको 1 टाइम में डिफरेंशिएट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट इसमें से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है सबको ये, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ इसका आंसर, अब इसमें क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज दिस। अब इसमें देखो, इसमें कांस्टेंट कितने यूज हो रहे हैं, C1 C2 C3 C4। बट अगर अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन गिवन है, तो जितने कांस्टेंट है ना, उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनता है। ये डिपेंड करता है कि ये जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहले तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, इसमें से ऐसा तो नहीं कि कोई कांस्टेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। हाँ लिखते, हेलो, हम्म, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो बोल सकते हैं। तो ये इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, सपोज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो तब तो 4 ऑर्डर का बनेगा, लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हो सकता है उससे कम होगा। तो अपने पास क्या दिया है, y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 cos स्क्वायर x प्लस C3 sin स्क्वायर x C4। अब C1 cos 2x है, अब मैं इसको cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos 2x/2। ऐसे sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x/2। तो ये फॉर्मूला यूज करके अब इसको कन्वर्ट करेंगे, C2
इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2x/2। C3 के साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस कॉस 2x/2 और लास्ट में C4। अब इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक C3/2 आ जाएगा और एक तो ये C4 आ जाएगा। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, C2/2 C3/2 और प्लस C4, और बाकी को एक साथ लिखता हूँ। यहाँ पे cos 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, C1। यहाँ से cos 2x को कॉमन लेंगे तो C2/2, और यहाँ से cos 2x को कॉमन लेंगे तो माइनस C3/C2। अब इसको मैं पूरा एक कांस्टेंट बोल सकता हूँ A, इसको बोल सकता हूँ B, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, cos x। तो सिर्फ दो ही फंक्शन आ रहे हैं ना, एक तो ये और एक तो ये, मतलब 1 और cos 2x आ रहा है। तो सिर्फ यही दो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने आ रहे हैं, सिर्फ दो ही आ रहे हैं। तो जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। ये समझ में आया सबको? क्योंकि ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स को मैं किसके टर्म्स में लिख सकता हूँ, cos 2x के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 2x में हो जाएगा। तो इसके पास सिर्फ कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, दो ही कांस्टेंट आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग, उसका ऑर्डर कितना होगा, 2। और एक लास्ट क्वेश्चन था पार्ट सी में, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट क्या दिया था, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक इनिशियल कंडीशन दी थी कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और पूछ रहा था कि किसमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dy/y² इज इक्वल टू dx। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये y⁻⁻1 माइनस इज इक्वल टू x प्लस सी, तो ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू x प्लस सी। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1/x प्लस सी। ये क्लियर है सबको? जस्ट वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज किए और ये अपने पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरिएबल को सेपरेट किया हम लोग, y के साथ y, x के साथ x। अब ये अपने को सॉल्यूशन मिल गया। अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 x माइनस 1, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स। अच्छा ये बात बताओ, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, किस पॉइंट पे? ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। मतलब जिस डोमेन में 1 आएगा उस पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी हर पॉइंट पे, मतलब किसी भी डोमेन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ उसको छोड़ के जिस डोमेन में 1 आएगा। क्लियर है सबको ये? अब जस्ट ये चेक करना था ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा डोमेन है जिसमें 1 आ रहा है। तो जिस डोमेन में 1 होगा उसमें उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और क्वेश्चन भी वही पूछा है कि कौन सा ऐसा डोमेन है जिसमें इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने वाला। ये क्लियर है सबको? यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का यूज किए, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन का। क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। हेलो? तो ये सिर्फ 1 पे डिफाइन नहीं होगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि x इज नॉट इज इक्वल टू 1। अब ऑप्शन में क्या दिया था, ए में कह रहा था कि x बिलोंग्स टू -∞ टू, क्या दिए, 1। हाँ तो इसमें नहीं होगा ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो सिर्फ ये वाला राइट आंसर, मतलब इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बट वो पूछ रहा है कि कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज इंटरवल है वेयर a इज ग्रेटर देन 1। अब ये क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे अगर 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा ही रहेगा, मतलब इसमें 1 इंक्लूड हो जाएगा।
तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपना आंसर राइट आ जाएगा। ऐसे सी में क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, इसमें तो 1 आएगा तो इसमें भी एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब राइट आंसर। फोर्थ में 1 to a where a is greater than 1, तो इसमें भी 1 इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो इसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आंसर अपना राइट है। तो बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए ये वाला रॉन्ग आ जाएगा। तो सबको क्लियर है डिफरेंशियल इक्वेशन का? किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? सिंपल वेरिएबल सेपरेबल पे था, ऑर्डर एंड डिग्री पे था, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी कुछ नहीं था। एक बार यस कर दो, क्लियर है सबको? तो हाँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ना मैं बाकी का लेक्चर भी सेंड कर देता हूँ, तो वो सब देखते रहो, ठीक है? मान लो एक जो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर सपोज ए बी है और रेडियस आर है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक पॉइंट है जिसमें एक्स एक्सिस का डिस्टेंस एक्स, वाई एक्सिस का डिस्टेंस वाई, तो ये सपोज मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये सपोज ए है और ये बी है, तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी। इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक आर रेडियस का सर्कल बनाऊंगा। तो ये इक्वेशन होता है सर्कल का, अगर अपने को सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं होता। फिर वो 12th स्टैंडर्ड में जो लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2gf जो भी है, वो उस फॉर्म में आता है। तो ये अपना इक्वेशन है जब सेंटर और रेडियस गिवन होगा, उसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें एज इट इज गिवन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक फैमिली है सर्कल की जो y एक्सिस को कट करती है। तो ये मेरे पास y एक्सिस है, अब इसको कहाँ कट कर रही है, ये ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, बट वो ये कह रहा है कि वो उसको ओरिजिन पे कट कर रहा है, मतलब ऐसे कोई भी फैमिली नहीं आएगा। उसमें एक ऐसी फैमिली आएगी जो उसको कहाँ कट कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से, बस जो भी सर्कल बनेगा वो उसको यहाँ पे कट करेगा, ओरिजिन पे। ये टाइप के जितने भी सर्कल है ना, इनका अपने को एक फैमिली गिवन है। तो अगर अब मुझे इसको डिफाइन करो, मान लो ये सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर, तो हम लोग क्या निकालते हैं, ये डिस्टेंस सपोज मेरे पास a है, ये जो डिस्टेंस रहेगा a। अब y तो कुछ नहीं, यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हाइट पे तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये सपोज डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस 0 हो गया। अब सेकंड क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है, सरकमफेरेंस से सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो वो भी क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो वो आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस 0 आ रहा है ना क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो सिंपल y स्क्वायर लिखेंगे, और रेडियस भी a है। तो इसमें कितने कांस्टेंट आ रहा है, इसमें ना तो सेंटर गिवन है और ना ही अपने को रेडियस गिवन है, ये तो अपने को मिल गया, मतलब जो बोला है ना उसके इंफॉर्मेशन से ये अपने को मिला है। तो ए अपने को यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोई भी रेडियस हो सकता है ना, फिक्स नहीं है ये कितने भी रेडियस का ले सकते हैं। तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और जिसका यूज करके कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, बस। क्लियर है ये? हेलो राधा, क्लियर है अभी ये? उसके बाद सिर्फ डिफरेंशिएट किए बस, बाकी कुछ है नहीं, कैलकुलेशन पार्ट इसके तो। ये थोड़ा बता ही देते तो ये भी बता देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको कॉम्प्लेक्स में हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं, और इसको रियल एक्सिस। अगर मैं कॉम्प्लेक्स से कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास x,
y, और जो ये डिस्टेंस आएगा इसको हम लोग बोलेंगे x। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ये आ जाएगा अपने पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये a पॉइंट से b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ मॉड z से। तो भाई पाइथागोरस का यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या आएगा कि मॉड z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास मॉड्यूलस ऑफ z होता है। तो ये तो हम लोग ओरिजिन से ले रहे हैं। सपोज मैं किसी और पॉइंट से लूंगा, इसको शिफ्ट कर दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा z माइनस, सपोज यहाँ पे z नॉट लेता हूं, इज इक्वल टू, तो ये एक्चुअल में है क्या अपने पास, तो यहाँ पे जो z नॉट रहेगा ना, ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, सपोज a प्लस आई बी, तो इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे। और यहाँ पे सपोज कुछ r स्क्वायर लिखूं, तो ये मेरे पास किसका इक्वेशन हो जाता है, ये सर्कल का इक्वेशन रहता है। तो जब भी ऐसा लिखा रहेगा z माइनस जेड नॉट, तो जेड नॉट को हम लोग इसको बोलेंगे सेंटर, और जिसका रेडियस कितना होगा r। तो कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे वहां पे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सब में इसका यूज होगा कि z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन है सर्कल का, इसका सेंटर जेड नॉट पे होगा और रेडियस आर होगी। और अगर सपोज जेड नॉट नहीं है, इसका मतलब वो सर्कल ओरिजिन, मतलब उसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। एक तो कॉची थ्योरम, दूसरा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। नेट के एग्जाम में या सेट हो या किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है कि कॉची थ्योरम पे या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पे कंफर्म है, मतलब एक क्वेश्चन तो मिलता ही है मिनिमम। लास्ट ईयर ऐसा हो गया था कि 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों क्वेश्चन हम लोग किससे कर सकते थे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से। पहले कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी डोमेन दिया है मेरे पास, डी अगर एक डोमेन है, इस पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं f। अगर इस डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक है, कहीं पे एनालिटिक लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे होलोमॉर्फिक लिखा हुआ मिलेगा। किसी भी डोमेन पे अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो कोई भी क्लोज कंटूर ले लो इसके अंदर, कोई भी क्लोज कंटूर, तो जो इंटीग्रेशन होगा ये हमेशा कितना आता है, 0। ये सिंपल अपने पास कॉची थ्योरम है। तो सिर्फ क्या ढूंढना है, एक एनालिटिक फंक्शन किसी डोमेन पे और कोई भी क्लोज कंटूर दिया हो तो उस पर इंटीग्रेशन 0। ये सिंपल अपना कॉची थ्योरम है, ये सबको पता होगा। क्लियर है ना, ये सिंपल। कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन पे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक है, कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, उस पर जब मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा हमेशा, 0, वेयर सी इज क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होगा। गामा ऑफ ए इज इक्वल टू गामा ऑफ बी। कॉची थ्योरम क्लियर है सबको, एक बार वीडियो देख लेना। मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, अपने को एग्जांपल्स करना, तो जस्ट डेफिनेशन के थ्रू हम लोग एग्जांपल्स करें। सेकेंड आता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, सपोज अगर वो किसी पॉइंट पे, सपोज एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे वो मान लो एनालिटिक नहीं है, या फिर कोई एक सपोज एक डोमेन दिया है और फंक्शन ना इस पूरे डोमेन पे एनालिटिक है, और एक पॉइंट ले रहा हूं इसका इंटीरियर पॉइंट, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं जो इस डोमेन पे कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। किसी डोमेन पे कोई फंक्शन एनालिटिक है और मुझे क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है किस पॉइंट पे, जेड नॉट पॉइंट पे।
वेयर जेड नॉट इज अ इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर मतलब इस पॉइंट के अराउंड अगर एक मैं नेबरहुड ड्रॉ करूं तो ये इसी के अंदर आना चाहिए। तो किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है और फंक्शन एनालिटिक है तो हम लोग ये इवेल्युएट कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी से, इसको बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ इंटीरियर पॉइंट इफ फंक्शन इज एनालिटिक। तो एनालिटिक फंक्शन होने पे किसी एक इंटीरियर पॉइंट पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, रियल के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर हमको डेरिवेटिव गिवन है तो किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में है कि किसी डोमेन पे अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो एक किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकता हूँ और ये उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ये इस वे में क्लियर है सबको? इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आया सबको कि अगर किसी डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक है और उस डोमेन के किसी इंटीरियर पॉइंट पे अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट करना है तो ये इसका फॉर्मूला है। ये इसका मीनिंग समझ में आया? जैसे मान लो एक डोमेन लेता हूं मैं, देखो ये सपोज अपने पास मॉड जेड इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास एक सर्कल हो गया और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सपोज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। ये फंक्शन एनालिटिक है, अपने को पता है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, सब कुछ है, तो एनालिटिक फंक्शन है। अब मैं सपोज इसका एक इंटीरियर पॉइंट उठा रहा हूँ सपोज 1 प्लस आई और मुझे कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई। फंक्शन एनालिटिक है, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो मैं इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 प्लस आई एस टू डी। इसको कैलकुलेट कर लो, ये अपना वैल्यू आ जाएगा। बट हम लोग ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं, इसका यूज कुछ और करते हैं। एक्चुअल में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जरूरत क्या है, यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1 प्लस आई यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ। बट इसका जो यूज करते हैं ना, वो फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको डिफाइन किसके लिए किया गया था, फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए। बट इसका यूज किसके लिए करते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्लियर है सबको अभी कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है किसी डोमेन में तो उसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला है। बट हम लोग ये इवेल्युएट करने के लिए इसका यूज नहीं करते, बल्कि इंटीग्रेशन इवेल्युएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ जेड नॉट। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला हो गया कि अगर अपने को इस टाइप की इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो जस्ट क्या करेंगे हम लोग 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस फंक्शनल वैल्यू पे इस जेड नॉट को पुट कर देंगे। तो एक्चुअली में ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज नहीं करते। जबकि आया इसके लिए था, बट हम लोग यूज किसके लिए कर रहे हैं, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए इसका यूज करेंगे। ये क्लियर है सबको, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्मूला, इसको जनरलाइज करते हैं। बट ये क्लियर है सबको, जो अपने को एग्जांपल्स करना है वो इसके थ्रू करना है। एक बार यस कर दो, क्लियर है सबको ये फॉर्मूला? हेलो,
तो इसके जितने भी प्रॉब्लम है ना, इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला, और एक दूसरा मेथड है जो हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम में पढ़ते हैं। तो उसके लिए अपने को सिंगुलैरिटी पता होना चाहिए, तो वो इन जनरल होता है, तो उसको हम लोग किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक पॉइंट के लिए होता है। अब अपने को जो 2020 में क्वेश्चन पूछा था, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएबल गिवन है, फंक्शन नहीं गिवन है, और पूछ रहा है कि मतलब जैसे कोई भी फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालो, तो इवेल्युएट कर सकते हैं हम लोग। फंक्शन नहीं गिवन है, जस्ट पूछा है एफ ऑफ 2 और फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल सिर्फ दिया हो और फंक्शन नहीं गिवन हो तो हम लोग उसकी वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर सकते। मतलब ऐसे कंडीशन मतलब दिया कि f इज डिफरेंशिएबल, और अपने को पूछा है कि एफ ऑफ 6 की वैल्यू निकालो या फिर कोई भी वैल्यू निकालो, तो जब तक फंक्शन गिवन ना हो ना, तब तक हम लोग फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर सकते। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। उसमें है कि इंटीग्रेशन का यूज करके निकाल सकते हैं, बट ऐसा रियल में कोई फॉर्मूला नहीं है कि सिर्फ डिफरेंशिएबल होने से हम लोग फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट कर सके। ठीक है, हाँ, अगर फंक्शन गिवन होगा तो निकाल सकते हैं हम लोग। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2020 का क्वेश्चन है। बाकी ये डेफिनेशन है अपने पास कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का कि एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि गामा एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। पॉजिटिवली ओरिएंटेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाय, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जेड माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 पे है। 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1,0, मतलब x 1 होगा y 0, और जिसका रेडियस कितना है 1। तो एक डोमेन मिल गया अपने को। अब अपने को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 1/2 पाई आई डी जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस 1। तो अब अपने को ना इसको कॉची इंटीग्रल के फॉर्मूला में लिखना है, मतलब उस फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको इवेल्युएट करेंगे। अच्छा, मैं नेक्स्ट लिंक